हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए सीटैट पेपर 2 मैथ साइंस का कंटेंट यहाँ पे लेके आती हूँ। और आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ सीटैट पेपर 2 साइंस की जो मैराथन सीरीज है यहाँ पे मैं शुरू कर रही हूँ। और आप लोगों का एग्जाम अगर पास है और यहाँ पर आप अपने रिवीजन के लिए परेशान हैं तो इस सेशन को आप जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट केमिस्ट्री जो क्लास 6 to 8 के एनसीईआरटी में आपको दी गई है उसको मैं आप लोगों के साथ डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। और ये जो मैराथन सीरीज है आपके एग्जाम तक चलेगी। तो देखिए यहाँ पर आज हम पार्ट 1 यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसमें कंप्लीट केमिस्ट्री, और ऐसे ही आपके 2 और सेशन आएंगे जिसमें हम फिजिक्स और बायो यहाँ पे कवर करेंगे। और इन सभी क्लासेस का लिंक मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करती हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आप रिवीजन के लिए परेशान हैं या फिर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई तो आप इस सीरीज को कंप्लीट देखिएगा। आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट केमिस्ट्री का कंटेंट यहाँ पे डिस्कस करूंगी। और जो प्रीवियस ईयर सीरीज है, चाहे आप फिजिक्स के लिए परेशान हैं, चाहे आप बायो के लिए, चाहे आप केमिस्ट्री के लिए, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर की भी एक अलग से मैराथन सीरीज यहाँ पे लेके आऊंगी। उस सेशन के अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपकी कंप्लीट यहाँ पे तैयारी हो सके। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन हम यहाँ पे शुरू करते हैं। और अगर आप यहाँ पर पूरे कंप्लीट सेशन को एक साथ नहीं देखना चाहते तो मैंने आप लोगों के साथ सीटैट साइंस एनसीईआरटी की जो आप लोगों की कंटेंट सीरीज शुरू की थी उसमें डे 32 तक की वीडियोस हैं, उनको आप देख सकते हैं, जिसमें टॉपिक वाइज ये सभी टॉपिक आपको मिलेंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप उस सीरीज को भी देख सकते हैं, आप चाहे तो इस सीरीज को भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आज का ये जो सेशन है मैं आप लोगों के साथ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से स्टार्ट करूंगी। हम लोग हर चीज डिटेल में पढ़ेंगे, हम लोग कोई भी चीज यहाँ पे भगा के नहीं पढ़ने वाले। तो आप लोग आराम से तसल्ली से पेन पेपर लेके बैठ जाइए, एक कंप्लीट रिवीजन पैकेज आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इसमें अम्ल और क्षारक के बारे में देखें, यानी कि एसिड और बेस के बारे में देखिए कि एसिड क्या है, बेस क्या है। तो देखिए एसिड क्या होता है। एसिड वो सब्सटेंस हम कहते हैं जो कि आपके यहाँ पे कैसे टेस्ट के होते हैं, जो कि खट्टे होते हैं, जो कि सोर टेस्ट के होते हैं। अब सोर टेस्ट वाली चीजों को एसिड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो अम्ल शब्द है, जो ये एसिड शब्द है, ये एक वर्ड से डिराइव हुआ है जो कि है एसर। और एसर का खुद का मतलब क्या होता है? सोर। तो हम ऐसा कहेंगे कि ऐसे जितनी भी चीजें जो कि खट्टे टेस्ट की होगी, जो कि सोर टेस्ट की होगी, उसमें क्या पाया जाएगा? एसिड पाया जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि जो एसिड हो वो हम लोगों के लिए हमेशा हार्मफुल हो। कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो कि ईडेबल होंगे, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे, और कुछ ऐसे एसिड होंगे जो कि हम लैब में यूज करते हैं, जो कि हम लोगों के लिए थोड़े से हार्मफुल होते हैं, उनको भी हम देखेंगे। और एसिड की एक और खास बात है, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि पानी में डिसोसिएट होने के बाद कौन से आयंस को रिलीज करें? H+ आयन को रिलीज करें, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर हम बेस की बात करें तो देखिए बेस जो होते हैं, क्षारक जो होते हैं, ये आपके बिटर यानी कि कड़वे होते हैं और थोड़े से आपके सोपी टच के होते हैं। यानी कि अगर आप इसे टच करोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा चिकनापन लगेगा। और हम इस तरीके से कहेंगे कि बेस वो चीज होते हैं जिसमें कौन सा आयन हो? OH- आयन हो, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन हो। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि एसिड क्या होंगे? H+ आयन जिनमें होगा, बेस क्या होंगे? जिसमें OH- आयन होगा। अब जैसे कि मैंने कहा कि हर एसिड या फिर हर बेस आपके लिए जरूरी नहीं कि हार्मफुल हो। तो कुछ ऐसे एसिड होते हैं या फिर कुछ ऐसे बेस होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे अम्ल या कुछ ऐसे क्षारक होते हैं जिनको हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं। जैसे कि आपने सिरके के बारे में सुना होगा, विनेगर के बारे में सुना होगा। विनेगर में कौन सा एसिड यहाँ पे पाया जाता है? विनेगर में यहाँ पे एसिटिक एसिड पाया जाता है। अब आप कहेंगे कि ये आपके लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है? आपके एग्जाम में ये जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये मैच द फॉलोइंग में पूछा गया है और पूछा जाता है। तो आपको ये याद करना होगा कि किस चीज में कौन सा एसिड यहाँ पे पाया जाता है। जैसे कि विनेगर यानी कि सिरका में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। इसके अलावा एंट स्टिंग यानी कि जो चींटी मधुमक्खी जो काटती है उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड, जिसको आप मेथनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट, जो नींबू कुल के फूल होते हैं, फल होते हैं, उसमें कौन सा एसिड होता है? उसमें सिट्रिक एसिड ही पाया जाता है।
साथ ही साथ दही की अगर हम बात करें, कर्ड की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो कि कर्ड को ग्रो करने में, दही को बढ़ने में मदद करता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट एरिया आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया, अभी जब हम अलग से सेशन में प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलती चली जाएंगी। अब एक एसिड है जिसको आप एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है आपको आंवला में, साथ ही साथ जो नींबू कुल के फल होते हैं यानी कि सिट्रस फ्रूट होते हैं जैसे ऑरेंज हो गया, इनमें आपका पाया जाता है। और साथ ही साथ ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है इसको हम विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि केमिकल नेम है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि एसिड की तरह भी यूज होता है, तो आप कहेंगे विटामिन सी जो है इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। इसके अलावा अगला है जैसे कि इमली हो गए यहाँ पे, इसके अलावा अंगूर हो गया, कच्चा आम यानी कि अनरिप्ड मैंगो जो होता है इसमें यहाँ पे टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। और जो पालक हम लोगों को खाने को बोला जाता है, तो देखिए स्पिनिच जो है इसमें ऑक्सैलिक एसिड यहाँ पे पाया जाता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब अगर हम बेस की बात करें तो देखिए बेस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइम वाटर के बारे में, जिसको हम चूने का पानी बोलते हैं। और इसमें यहाँ पे कौन सा यहाँ पे बेस पाया जाता है, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, अगर आप इसको भी बेसिक से जानना चाहेंगे तो हम यहाँ पे Ca और OH ग्रुप को इस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए कैल्शियम की वैलेंसी अगर हम निकालें तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20 होता है, 2882। तो इसकी यहाँ पे वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 2। और ये जो OH होते हैं इसकी वैलेंसी होती है 1। जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर Ca के साथ तो 1 आएगा, तो हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते, और OH के साथ यहाँ पे 2 आएगा तो OH2, तो CaOH का होल ट्वाइस। अब आप कहेंगे ये टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड करने की क्या जरूरत थी। आप लोगों ने अगर अभी 20 अगस्त का पेपर देखा होगा तो उसमें हमें एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है, वो सेशन भी आज के सेशन में कवर होगा। बट कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट जो आपका 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगला यहाँ पे है विंडो क्लीनर, जो हम विंडो को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। उसमें क्या पाया जाता है, उसमें हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। सोप यानी कि साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि यहाँ पे किस काम में यूज होता है, कई बारी आपके पेपर में पूछा गया है। ये आपका एक एंट एसिड के फॉर्म में यूज होता है। एंट एसिड क्या, जो हमारे स्टमक में जो एक्सेस एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो चीज यूज होती है उसको हम एंट एसिड बोलते हैं। एंट एसिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज किया जाता है, जो कि होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने आपका डे 1 का सेशन लिया था तो भी मैंने आपके साथ यही सब चीजें डिस्कस की थी। ये आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अब देखिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एसिड वो होते हैं जो कि सोर टेस्ट के होते हैं, बेस होते हैं जो बिटर टेस्ट के होते हैं। अब अगर हमें किसी चीज को पहचानना है कि वो एसिड है या बेस है, तो हम चख के थोड़ी देखेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे सूचक यानी कि कुछ ऐसे इंडिकेटर यहाँ पे रेडी किए गए जो कि यहाँ पे आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि ईदर इट इज एसिडिक और बेसिक। तो यानी कि ये एसिडिक है या बेसिक है, इसको आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं ये जो इंडिकेटर होते हैं, जो कि बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। एक होता है नेचुरल, जिसको आप प्राकृतिक बोलते हो, जो कि हमारे नेचर में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट हो गया सिंथेटिक, जो कि लैब में सिंथेसाइज होता है। ऑल्फैक्टरी में यहाँ पे क्या क्या आ जाएंगे, यहाँ पे वेनिला आ जाएगा, क्लोव आ जाएगा और अनियन आ जाएगा। अब ये कैसे करते हैं, ये अपने स्मेल को चेंज करते हैं। तो ये आपको अलग से पता होना चाहिए कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं। आपके एग्जाम में इस फ्लोचार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है लिटमस। लिटमस जो है एक नेचुरल इंडिकेटर है, जो कि किस से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कि लिचिन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जिसका ओरिजिनल कलर क्या होता है, इसका ओरिजिनल कलर आपका बैगनी रंग का होता है, यानी कि पर्पल कलर का होता है, जो कि एसिड में क्या करेगा, एसिड में ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा और बेस में क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा।
इसके अलावा टर्मरिक की बात करें, टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि आप घर में यूज करते हो हल्दी को। और अगर आप क्लास 7th की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें एक बच्चा एक्टिविटी कर रहा है कि वहां पे क्या कर रहा है, वो यहाँ पे टर्मरिक के ऊपर, हल्दी के ऊपर कहीं पे एक हल्दी का पेस्ट लगाया है, उसके ऊपर उसने बेस डाल दिया, उसमें यानी कि क्षारक डाला, तो यहाँ पे एकदम से कलर जो है लाल हो गया। तो वो एक्टिविटी करके दिखा रखा है कि जो टर्मरिक होती है, जो हल्दी होती है, ये बेस में आपकी रेड रंग की, और एसिड में इसका कलर आपका चेंज नहीं होगा, चाहे आप कितना भी एसिड डालो, हल्दी का जो पीला रंग है वो पीला ही रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे चाइना रोज की अगर हम बात करें, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है जो कि एसिड में डार्क पिंक कलर का, बेस में ये ग्रीन कलर का हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा फिनोल्फ्थलीन और जो ये मिथाइल ऑरेंज है, ये दोनों के दोनों आपके क्या है, ये आपके सिंथेटिक इंडिकेटर है जो कि फिनोल्फ्थलीन एसिड में कलरलेस होता है, बेस में पिंक कलर का हो जाता है। आपने एक्टिविटी भी की होगी, हम लोगों को 11th 12th क्लास में एक्टिविटी कराते हैं, टाइट्रेशन कराते हैं, तो टाइट्रेशन में हम लोगों को यहाँ पर जो फिनोल्फ्थलीन वाली एक्टिविटी है ये तो कई बार यूज कराई जाती है। इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज जो होता है, ये एसिड में रेड कलर का और यहाँ पे बेस में येलो कलर का हो जाता है। अभी मैंने बेसिक यहाँ पे स्टार्ट किया है, इस चैप्टर में एसिड और बेस के अब हम केमिकल प्रॉपर्टी, फिर सॉल्ट के बारे में हम लोग काफी डिटेल से इस सेशन में बढ़ने वाले हैं। इसी वजह से आज के सेशन में मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए, ताकि किसी भी टॉपिक के साथ आपका यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज ना हो और आपका सेशन से यहाँ पे अच्छे तरीके से कवर हो। अब चलिए हम आगे के कंटेंट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आएगा। अब हम इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर जो है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि जो इसके रासायनिक गुण हैं, इसको जरा हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले एसिड के, उसके बाद बेस के जो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी है उसके आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी। तो देखिए सबसे पहले एसिड वो होता है जो H+ आयन, और बेस वो होता है यानी कि क्षारक वो होता है जो OH- आयन यहाँ पे रिलीज करे, ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और एसिड जो होते हैं ये आपका इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट कर पाते हैं क्योंकि इनके पास H+ आयन है। तो जिसके पास भी आयन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, बट कहीं ना कहीं यहां पर एसिड या फिर बेस के साथ भी जोड़कर इस टॉपिक को दे दिया जाता है। अब देखिए यहां पर कुछ यहाँ पे रिएक्शंस लिखे हुए हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जब कभी भी एसिड जो होगा यह आपका मेटल के साथ यहाँ पे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज करेगा। ये रिएक्शन आपका मेटल नॉन मेटल में भी पूछा जाता है, आपका एसिड बेसिस चैप्टर में भी पूछा जाता है। जैसे कि एसिड में यहाँ पे हम कौन सा एसिड ले लेंगे, HCl ले लेंगे, और यहाँ पे मेटल में जैसे कि मैंने जिंक का मेटल ले लिया तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड जो है आपका बन जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है ये पूछा जाता है। यहां पर आप पॉप साउंड टेस्ट करते हैं, ये आपने क्लास 10th के एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, क्योंकि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट आपको उस चैप्टर में भी मिलेगा, जिसमें आप एक टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब के पास एक बर्निंग कैंडल को, जलती हुई कैंडल को लेके आएंगे तो पटाखे की तरह आवाज आती है। तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि जब कभी भी कोई भी एसिड जो है कभी भी किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कौन सा गैस रिलीज होती है जो कि पॉप साउंड देती है, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन गैस। अब यहां से हमारा एक और कॉन्सेप्ट निकलता है। हम लोगों को ये बोला जाता है कि घरों में ब्रास और कॉपर की, ये जो ब्रास और कॉपर के बर्तनों में हम लोगों को कभी भी अचार जो है वो आपका नहीं रखना चाहिए। हम लोगों को क्यों नहीं रखना चाहिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ब्रास और कॉपर क्या है, एक तरीके से मेटल है ये। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम मेटल में यहाँ पे अचार यानी कि एसिड को रखते हैं, जिसको आप पिकल्स के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे ये सॉल्ट बनाएगा। ये जो सॉल्ट होता है ये हमारे लिए पॉइजनस होता है, इस वजह से बोला जाता है कि ब्रास और कॉपर के बर्तनों में मत रखो। इसके लिए ग्लास का बर्तन लिया जाता है जिसमें हम अचार को रखते हैं। साथ ही साथ अगली जो रिएक्शन है वो क्या है, वो अगर कभी भी कोई भी एसिड आपका मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, यहां पर ये सॉल्ट बनाएगा, जैसे कि हर केस में आपका बन रहा है। साथ ही साथ यहां पर आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज होगी। और अगर आपके पेपर में हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड टेस्ट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसका भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी एसिड जो है आपका मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो देखो CO3 से आप याद रखना, कार्बोनेट होता है CO3, तो यहाँ CO2 निकलेगा ही निकलेगा। और ये जो CO2 निकलेगा इसके लिए जो हम टेस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट।
बस आपको क्या करना है, इन टेस्ट के नाम याद रखने हैं कि इन टेस्ट में क्या होता है, जिसमें यहां पर क्या होगा कि जो लाइम वाटर है वो आपका मिल्की हो जाएगा, इस तरीके का एक टेस्ट होता है। और यहां जब मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या निकल रहा है, पॉप साउंड टेस्ट निकल रही है, जो कि हाइड्रोजन गैस की वजह से है। इसके अलावा यहां पर अगर एसिड जो है मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे, यहां पर हमें एक और कॉन्सेप्ट पता चलता है, ये जो मेटालिक ऑक्साइड होता है इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है आपका बेसिक। ये कैसे नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि मेटालिक ऑक्साइड कैसा है, बेसिक नेचर का। और कहीं पर भी अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, तो वही सॉल्ट और वाटर यहाँ पे बन रहा है। इसके अलावा एक और रिएक्शन है जो कि बहुत फेमस है, जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जिसको आप उदासीनीकरण भी बोलते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा, वैसे तो हम यूजुअली पढ़ते हैं कि सॉल्ट और वाटर निकलता है, बट ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से रिएक्शन को बोलते हैं, जिसमें हीट भी रिलीज हो। ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अब आप कहेंगे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, अब इतने सेशंस कराने के बाद, इतने प्रीवियस ईयर देखने के बाद याद रह जाता है कि कौन से एरिया से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये एक पेपर में, एक पेपर के सेट में पूछा गया था कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसके क्या क्या प्रोडक्ट है। एक ऑप्शन में सॉल्ट और वाटर था और एक ऑप्शन में सॉल्ट, वाटर और यहां पर हीट था। तो यूजुअली क्या होता है, हम लोगों को आदत है कि एसिड और बेस मिक्स होंगे तो यहां पर सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, बट ये आपकी स्टेप यहां पे गलत था। इसमें हीट भी रिलीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो मतलब एग्जिट, थर्मिक मतलब हीट, यानी कि जिसमें हीट यहाँ पे रिलीज हो रही है। अब इसके अलावा यहाँ पर अभी मैंने आपके साथ जो एसिड की रिएक्शन है वो डिस्कस की। अगर हम बेस की रिएक्शन की बात करें तो बेस भी आपका मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और हाइड्रोजन गैस के लिए आप पॉप साउंड टेस्ट यहाँ पे करते हैं। और अगर आप 10th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ेंगे, अब आप कहेंगे बार बार 10th क्लास का क्यों बोल रहे हैं जब हम 6 to 8 का कंटेंट पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अब आप लोगों का सीटेट का एग्जाम का जो लेवल है वो एडवांस हो रहा है। जो चैप्टर आपको क्लास 7th के एनसीईआरटी में मिलेगा वो आपको 10th के एनसीईआरटी में भी मिल रहा है। तो आपको टॉपिक को अच्छी तरीके से तैयार करना है ताकि आप क्वेश्चन में फंसे ना। वहां पर आप देखेंगे कि एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें बेस को यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पर मेटल के साथ रिएक्ट किया गया और मेटल के लिए यहाँ पे जिंक लिया गया है। जिंक के साथ जब बेस रिएक्ट करता है तो यहाँ पे सोडियम जिंकेट प्रोडक्ट बनाता है। ये नाम आप याद रखिएगा प्लीज। इसको क्या बोलते हैं, ये जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है यहाँ पे सोडियम जिंकेट बनेगा जब जिंक के साथ यहाँ पर NaOH यानी कि बेस यहाँ पे रिएक्ट करेगा। इसके अलावा नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ जब बेस रिएक्ट करता है तो वही सॉल्ट और वाटर बनाता है। जैसे मेटालिक ऑक्साइड आपका बेसिक नेचर का होता है, वैसे आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड आपका एसिडिक नेचर का होता है। याद कैसे करेंगे, याद ऐसे करेंगे कि ये एसिड है और एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ। तो मेटालिक ऑक्साइड कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको पहले से टिप्स पता है वो तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके अलावा हम इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण के नाम से जानते हैं। ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें अम्ल जो है क्षारक के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे नमक और साथ ही साथ वाटर और हीट जो है वो रिलीज करता है। बट इसके भी आपके ना 3 टाइप हैं जो आपके एग्जाम में प्रीवियसली पूछे गए हैं। वो तीनों टाइप में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अब होता क्या है कि किसी किसी केस में अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें और स्ट्रॉन्ग बेस ले लें तो यहाँ पे क्या होगा, एस लिख रही हूं मैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और अगर स्ट्रॉन्ग बेस जो है आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। कैसा सॉल्ट बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। अब आप कहेंगे इसका एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल में जैसे कि HCl और NaOH, अगर हम इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो NaCl आपका बनेगा। अब इस केस में एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट कैसा बन रहा है, न्यूट्रल। बट एक केस अगर ऐसा आ जाए कि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस आपका रिएक्ट करे, तब यहाँ पर जो सॉल्ट बनता है वो आपका एसिडिक सॉल्ट बनता है। अब बहुत अच्छा कंसर्न यहाँ पे ये निकलता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस आपका स्ट्रॉन्ग है, तो वो भी अभी हम दूर कर देंगे दिक्कत। अब इसके अलावा अगर यहाँ पर
ये न्यूट्रल वाला केस तभी भी निकलता है जब वीक एसिड के साथ, अब देखिए अगर बहुत ज़्यादा वीक होंगे तो वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, तो ये वाला केस अभी हम साइड करते हैं। अदरवाइज वीक एसिड और वीक बेस भी रिएक्ट करके न्यूट्रल सॉल्ट ही बनाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका जो एसिड हो वो आपका वीक हो और जो बेस हो वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो यहाँ पर बेसिक सॉल्ट बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपके मन की वो बात निकाल दी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस वीक, तो अभी आपके स्क्रीन में एक टेबल दिख रही होगी। इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से, वीक बेस कौन से, वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसको आप देखिए, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि अगर वो ऑप्शन आपके पेपर में है तो आप किस तरीके से उसे अटेम्प्ट करेंगे। मैं उम्मीद करूंगी कि इतना क्लियर हो गया होगा, और जब हम प्रीवियस ईयर सीरीज करेंगे तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होते चली जाएंगी। इसके साथ साथ इस चैप्टर के अंदर क्योंकि हम एसिड और बेस के बारे में पढ़ रहे हैं और पीएच स्केल को ना पढ़ें ऐसा हो नहीं सकता, तो पीएच स्केल एक ऐसी स्केल है जो कि आइडेंटिफाई करके बताती है कि अगर कोई एसिड है उसको एसिड के साथ ही कंपेयर किया जाए तो कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा वीक होगा। तो बेसिकली जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा लेस होगी ये उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। यानी कि अगर दो चीज़ें हैं, एक का पीएच है 2 और एक का पीएच है 5, क्योंकि दोनों के दोनों वैल्यू जो है ये 7 से कम है तो दोनों ही एसिडिक है, पर स्ट्रॉन्ग एसिड आपका ये वाला होगा। और जितना ज़्यादा ये 7 की तरफ जाएगा उतना ज़्यादा आपका बेसिक होगा और ये केस आपका न्यूट्रल होगा। कहा जाता है कि जितना ज़्यादा आप पीछे जाओगे तो H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपकी बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा आप पीछे जाओगे H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम होगी, और इसी वजह से पीएच स्केल इसका नाम रखा गया है। और इसके अलावा क्योंकि हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस पढ़ रहे हैं और आप क्लास 7th के एनसीईआरटी को अगर डील करते हैं तो यहाँ पे हमें ये बता रखा है कि ये जो न्यूट्रलाइजेशन है, उदासीनीकरण है, ये हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे पहले हमें बता रखा है कि जो हमारा खाना पाचन होता है, डाइजेशन होता है, इसमें यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? क्योंकि हमारे स्टमक में कौन सा एसिड रिलीज होता है, आपका HCl यहाँ पे रिलीज होता है, ये तो सभी को पता है। अब ये जो HCl है अगर ये कभी भी एक्सेस केस में आ जाए तो हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर एंट एसिड की जरूरत पड़ती है, जो कि है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये इस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। साथ ही साथ हमारे जो टूथ डिके हैं, जैसे कि हमें पता है कि हमारे 2 तरीके के दांतों के सेट होते हैं, एक मिल्क टीथ होता है, एक परमानेंट टीथ होता है। मिल्क टीथ जो होता है कुछ सालों बाद टूट जाते हैं, फिर परमानेंट टीथ आते हैं। जो परमानेंट वाले होते हैं वो टूट जाएंगे तो नकली दांत लगा लो, बट असली नहीं आएंगे। तो ये जो टूथ डिके है ये कब होता है, जब पीएच जो है ये 5.5 से बिलो चला जाए। और इसके अलावा ये पीएच का नंबर आप याद रखिएगा। एंड स्ट्रिंग यानी कि जो मधुमक्खी अगर डंक काट ले, तो आजकल तो बहुत सारे प्रोडक्ट है, आप बेसिक प्रोडक्ट कोई भी लगा सकते हैं, पर पहले के टाइम में रेमेडी के लिए यहाँ पे डॉग प्लांट का जो पौधा है उसके पत्तियों को लगाया जाता था। अगर आप क्लास 10 की एनसीईआरटी खोलेंगे तो उसके अंदर इसकी पिक्चर भी बना रखी है। इसके अलावा अगर हम एसिड रेन की बात करें कि रेन वाटर एसिडिक कब कहलाता है, जब इसका पीएच 5.6 से कम हो जाए। और हमारी बॉडी, अगर हम इंसानों की बॉडी की बात करें, इंसानों की बॉडी किस पीएच रेंज पे वर्क करती है, तो 7 से लेकर 7.8 पीएच रेंज पे ये वर्क करती है। मैं उम्मीद करूंगी कि ये जो चैप्टर मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया ये आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर को यहाँ पे कवर करते हैं, जो कि केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर कवर होता है। अब हम कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि हम पदार्थों का पृथक्कीकरण किस तरीके से करेंगे। और ये सभी टर्म आपने प्रीवियस ईयर पेपर में जरूर देखे होंगे। इन टर्म्स को यहाँ पे हम डायग्रामेटिकली समझेंगे ताकि आपको लॉन्ग लास्टिंग ये चीज़ें याद रहें। तो देखिए, आपको अगर पदार्थों का पृथक्कीकरण करना है, यानी कि किसी भी सब्सटेंस को सेपरेट करना है, तो इसके कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें से सबसे जो हमारे घर में यूज़ किया जाता है कॉमन तरीका है वो है हस्तचयन, यानी कि हैंड पिकिंग। हम किसी भी चीज़ों को छानने के लिए अपने हाथों का प्रयोग करते हैं। जो हम लोगों को घर में अगर चावल में से अगर हमें कंकड़ निकालने हैं तो हम हाथों का यूज़ कर रहे हैं, या फिर अगर हमारे स्टेशनरी का सारा सामान मिक्स हो गया, हमें पेन निकालना है तो हम वहाँ पर भी हाथों का यूज़ कर रहे हैं। तो ये सबसे ईजी और सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है हैंड पिकिंग।
पर अब होता क्या है कि हम हर चीज़ों में हाथ से छान के चीज़ें नहीं निकाल सकते, तो इसके अलावा भी कुछ और मेथड्स हैं जो कि हम लोगों को देखने हैं। तो हम नीचे से शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर मैंने क्या किया, मड वाटर यानी कि मिट्टी वाला पानी यहाँ पे तैयार कर दिया। अब देखिए, अगर आप इस मिट्टी वाले पानी को देखेंगे तो ये जो मिट्टी वाला पानी होता है, पहले आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर जो ये मिट्टी वाला पानी है इसके अंदर पहले आपको मिट्टी और पानी दोनों साथ में दिखेगा। पर अगर मैं इस बीकर को एक जगह पर बिल्कुल स्थिर कर दूं यानी कि फिक्स कर दूं और उसको डिस्टर्ब ना करूं, तो क्या होगा, जो मड होगी वो नीचे आके यहाँ पर बैठ जाएगी। ये तो आपने यूजुअली देखा भी होगा, ये जो नीचे मिट्टी आके बैठ गई इसको हम यहाँ पे मड बोलेंगे और ऊपर जो है पानी जो है ये यहाँ पर इस तरीके से रह जाता है। तो ये जो मिट्टी यहाँ पे आपकी आई है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम यहाँ पे अवसाद बोलेंगे, इसको हम यहाँ पे सेडिमेंट बोलेंगे। जो नीचे मिट्टी आके सेटल हो गई ये आपकी क्या है, सेडिमेंट है, ये आपकी अवसाद है। और ऊपर यहाँ पे क्या है, ऊपर यहाँ पे पानी है। तो इस प्रोसेस को, जिसके अंदर मिट्टी नीचे आके सेटल हो जाती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन यानी कि अवसादन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दूसरा यहाँ पे है जो कि है डिकेंटेशन। अब अगर ये सेडिमेंटेशन है तो डिकेंटेशन क्या है, डिकेंटेशन के अंदर हम करते क्या है कि जैसे ही मिट्टी जो है नीचे सतह में आ गई और पानी जो है ऊपर रह गया, तो हम क्या करेंगे, इस बीकर को आराम से उठाएंगे और इस बीकर को दूसरे बीकर में खाली कर देंगे और ये पानी जो होगा ये आपका पानी निकल जाएगा। तो वाटर को इसमें से हम क्या करेंगे, वाटर को इसमें से रिमूव करेंगे और पानी को निकालने को क्या बोलते हैं, पानी को निकालने को यहाँ पे डिकेंटेशन के नाम से जानते हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको समझ में आ रहा होगा। और फिल्ट्रेशन तो हम हर जगह यूज करते हैं कि फिल्टर पेपर की मदद से हम एक लिक्विड को किसी और चीजों से अलग करने का काम करते हैं। यूजुअली आपने लैब में भी किया होगा कि टेस्ट ट्यूब यहाँ पर हमने फिल्टर पेपर लगाया तो क्या हुआ, जो सॉलिड पार्ट है वो फिल्टर पेपर में रह जाएगा और जो फिल्ट्रेट है वो नीचे आपका छन के यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन बोलते हैं। चाय हम इसी तरीके से घरों में छानते हैं तो ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। अभी मैंने आपके साथ हस्तचयन यानी कि हैंड पिकिंग तो डिस्कस किया ही था कि हैंड पिकिंग में होता क्या है कि हम हाथों की मदद से चीज़ों को छान रहे हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं अपने पास रख रहे हैं, जो कंकड़ हैं या कीड़े वगैरह हैं उनको अलग कर रहे हैं। अब ये जो थ्रेसिंग होता है, इसके अलावा विनोइंग होता है, चालन यानी कि सीविंग होता है। अब इन तीनों में क्या होता है, तो जरा देखिए, थ्रेसिंग में क्या होता है कि कोई भी एक व्यक्ति जो हो वो धान को क्या करेगा, धान को एक बड़े से सतह में लेके कूटेगा और कूटने में क्या होगा, वो जो हार्ड सरफेस में या पत्थर में जिसमें वो कूट रहा है उससे क्या होगा कि उसका अनाज जो है वो रह जाएगा और उसमें जो कंकड़ होंगे वो उड़ के निकल जाएंगे। तो इस तरीके से थ्रेसिंग किया जाता है। विनोइंग में आपको एक शब्द दिख रहा होगा, विंड यानी कि हवा की मदद से। तो इसके अंदर, विनोइंग के अंदर क्या होता है कि एक जो लेडी होगी कुछ हाइट पे खड़ी हो जाएगी और यहाँ पर किसी सतह में क्या करेगी, अपना अनाज रख के उसको हिलाएगी और विंड की मदद से जब उसको हिलाया जाएगा तो क्या होगा, जो उसका अनाज है वो तो नीचे आ जाएगा और जो घुन होंगे वो आगे निकल जाएंगे। तो ये आपका किसके अंदर देखने को मिलता है, ये आपका विनोइंग के अंदर देखने को मिलता है। सीविंग जो होता है, सीविंग के अंदर हम आटे को छानते हैं। आटे को छानने का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसके अंदर क्या होता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आटे से आपको कंकड़ या फिर कुछ बेकार चीजें निकालनी है तो हम उसे छानेंगे तो जो बारीक आटा होगा वो नीचे चला जाएगा और यहाँ पर हम लोगों को जो कंकड़ हैं, जो घुन हैं वो इसके ऊपर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इन तीनों प्रोसेस को यूज किया जाता है। इसके अलावा अब देखिए, क्योंकि सेपरेशन हम किसका कर रहे हैं, सब्सटेंस का कर रहे हैं, तो हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, यहाँ पर इस चीज के बारे में भी बता रखा है कि हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट होते हैं वे 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट जिसको आप पारदर्शी बोलते हैं, तो पारदर्शी चीजें आपकी होती हैं। दूसरा होता है आपका ट्रांसल्यूसेंट
जैसे कि अगर किसी पेपर में, बटर पेपर आप देख लीजिए, किसी पेपर में अगर ऑयल लगा है तो उसमें धुंधला धुंधला दिखेगा, जिसे आप अपारदर्शी बोलते हैं। और यहाँ पर ओपेक होता है, जो कि आपका क्या होता है, जिसमें से आपको चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती आर पार, जैसे लकड़ी का दरवाजा हो गया या फिर दीवार हो गई जिसमें आपको आसपास चीज़ें नहीं दिखाई पड़ेंगी। इन टर्म्स के बारे में बस आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी क्वेश्चन में यूज़ किया जाए तो आप उसे अच्छे से यूज़ कर पाए। अब अगला जो चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो है चेंजेस अराउंड अस। हमारे आसपास किस किस तरीके के परिवर्तन होते हैं? तो दो महत्वपूर्ण तरीके के परिवर्तन हैं। एक है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, और दूसरा है यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन, जिसको आप केमिकल चेंज के नाम से जानते हो। अब ये जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, इसके सामने मैं एक शब्द लिख रही हूँ, इसको आप गौर करिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा यूजुअली, यानी कि ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, ज्यादातर ये कैसे होते हैं, ये आपके रिवर्सिबल होते हैं। अब ये ज्यादातर वर्ड का मतलब क्या है? क्योंकि देखिए, फिजिकल चेंज हम ये सोचते हैं कि ऐसा चेंज जो कि हम पलट सकते हैं, उनको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। सिर्फ यही परिभाषा नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं दो अलग अलग उदाहरण लूंगी। एक उदाहरण है, आपने आइस लिया, आइस को मेल्ट किया और आइस को मेल्ट करके पानी बना दिया। इस पानी को दोबारा आइस बनाया जा सकता है, तो ये रिवर्सिबल है। पर अगर मैं एक लकड़ी को लूं और उस लकड़ी को कट कर दूं छोटे छोटे पीस में, तो ये भी आपका एक फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि कोई नई चीज तो यहाँ पे बनी नहीं, बट इस लकड़ी को मैं दोबारा जोड़ के बड़ी लकड़ी नहीं बना सकती, तो ये आपकी रिवर्सिबल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि सभी फिजिकल चेंजेस, सभी भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल नहीं होते। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा गया है। दो स्टेटमेंट इस तरीके से दे रखे थे कि ऑल फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। क्या सभी यहाँ पे भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल है? तो वो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल जरूर है, पर हर फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होता। और जैसे कि मैंने कहा कि फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कोई भी नया सब्सटेंस आपका फॉर्म नहीं होता। जबकि केमिकल चेंज की अगर हम बात करें तो ये पहले ही ये इरिवर्सिबल है, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। और इसमें न्यू सब्सटेंस जो होता है वो आपका क्या होता है, ये आपका फॉर्म होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे, जैसे कि रस्ट होना किसमें, आयरन में। इसके अलावा आपका खाना यहाँ पे डाइजेस्ट होना। इसके अलावा यहाँ पे जो मिल्क से क्या बनना, कर्ड बनना, दही बनना, जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते और जिसमें नई चीजें आपकी बन रही है, वो आपका होता है केमिकल चेंज। ये सभी चैप्टर जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये आपके केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर आता है और 6 to 8 के एनसीईआरटी में दे रखा है। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, हमारे आसपास के मटेरियल को हम किस तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्टिंग मटेरियल, जिसमें आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक, इन तीनों में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। और इसके अलावा हमारे आसपास के चेंजेस हैं उसमें आप क्या पढ़ोगे, यहाँ पे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल और केमिकल चेंज। देखिए यहाँ पे बोर्ड में एक तो सारी चीजें यहाँ पे लिखनी होती है, और मैं हर टर्म को यहाँ पे अगर इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पे लिखने लगूँ तो मे बी यहाँ पे बोर्ड में स्पेस ही ना बचे। तो थोड़ा बहुत अगर मैं किसी टर्म को अगर लिखना भूल जाऊँ या मैं ना लिखूँ तो प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए हर चीज़ लिख के यहाँ पे कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब मैं आपके साथ आगे के जो चैप्टर्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस करूँगी, और मैं ये पूरी तरीके से उम्मीद कर रही हूँ कि अगर आप पेपर 2 मैथ साइंस यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं तो इस सेशन को आप एंड तक देखेंगे, जब मैं आप लोगों के साथ टाटा बाय बाय करूँगी। तो चलिए अब मैं आपके साथ इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ और आगे के सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ फाइबर टू फैब्रिक इस चैप्टर को यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, और इस चैप्टर का जो कंटिन्यूशन है ये आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में, क्लास 7 की एनसीईआरटी में और साथ ही साथ क्लास 8 की एनसीईआरटी में मिलेगा। क्योंकि देखिए हमारे आसपास जो फाइबर पाए जाते हैं वे दो तरीके के होते हैं, एक आपके प्राकृतिक और एक आपके यहाँ पे मानव निर्मित। यानी कि कुछ आपके ऐसे यहाँ पे फाइबर्स होते हैं जो कि आपको नेचुरल मिलते हैं और कुछ आपके सिंथेटिक फाइबर होते हैं, तो इनको हम कंबाइन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई रेशा है, कोई फाइबर है और उससे आपको गारमेंट बनाना है तो इसका क्या प्रोसेस है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अगर हम यहाँ पे फाइबर्स की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा ये दो तरीके के हैं,
एक आपके नेचुरल फाइबर होते हैं और एक आपके सिंथेटिक फाइबर होते हैं। और जो नेचुरल फाइबर होते हैं इसमें भी आपके दो कैटेगरी होती है, एक जो कि हमारे प्लांट से ऑब्टेन होते हैं और एक हमारे एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं। तो देखिए प्लांट से ऑब्टेन होने वाले अगर हम बात करें तो प्लांट में यहाँ पे आ जाएगा जैसे कि आपके कॉटन हो गया, इसके अलावा यहाँ पे जूट हो गया, इसके अलावा वूल हो गया। ये आपके क्या हैं, ये आपके एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और अभी हम सिंथेटिक फाइबर को तो डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए अगर मेरे पास एक छोटा सा रेसा है, एक छोटा सा फाइबर है, तो उसकी जब हम कटाई करते हैं यानी कि उसमें जब हम स्पिनिंग करते हैं, और आपके बुक में एक नाम यहाँ पे मेंशन है कि स्पिनिंग किसकी मदद से किया जाता है, टकली की मदद से। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, पतला सा होता है ये, तो ये नाम आप याद रखेंगे कि स्पिनिंग किसकी मदद से की जाती है, टकली की मदद से। यानी कि ये जो कटाई है इससे क्या किया जाता है, इससे यहाँ पे फाइबर जो है, पहला स्टेप जो आपने अपने यहाँ पे तैयार किया गारमेंट बनाने के लिए, इससे आपका क्या तैयार हो जाता है, यहाँ पे यार्न तैयार हो जाता है। इसको नंबर 2 आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें आप वेविंग या फिर किटिंग करेंगे, जो कि यहाँ पे मशीन से भी हो सकती है, जो कि हैंड से भी हो सकती है। अब इस प्रोसेस से इनमें बुनाई शुरू होगी और बुनाई शुरू होके आपके पास यहाँ पे तीसरे स्टेप में क्या तैयार होगा, यहाँ पे फैब्रिक तैयार होगा। इसी वजह से इस चैप्टर का नाम फाइबर टू फैब्रिक यहाँ पे रखा हुआ है। और अब देखिए आपके पास फाइबर यहाँ पे तैयार हो गया। अब वो जो फाइबर होगा पहले वो सफेद रंग का होता है। अब उस फाइबर में आप चाहें तो अपने मन पसंदीदा कलर जो है वो डाल सकते हैं। कैसे, डाई करके आप अलग अलग कलर उसमें ऐड कर सकते हैं। और डाई करने के बाद आपके यहाँ पे गारमेंट जो है यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। अब इन गारमेंट को हम अलग अलग आइटम बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से फाइबर से आपके यार्न बनाए जाते हैं। और फाइबर से जब यार्न बनाया जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम कताई बोलते हैं, इस प्रोसेस को स्पिनिंग बोलते हैं। जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि ट्रेडिशनल तरीके से यूज होता है था, जिसको आप टकली के नाम से जानते हो। अब तो मशीन्स वगैरह भी यूज होती हैं। और यहाँ पर यार्न से फैब्रिक बनाने के लिए आप बुनाई करेंगे, जो कि स्पिनिंग और यहाँ पर किटिंग के थ्रू किया जा सकता है, सॉरी वेविंग और किटिंग के थ्रू किया जा सकता है। उसके बाद आपका फैब्रिक जो है वो तैयार हो जाएगा, फिर आप डाई करके यहाँ पे गारमेंट बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारे प्राकृतिक यहाँ पे जो रेसे होते हैं, जो नेचुरल फाइबर होते हैं, उसके प्लांट सोर्स भी है, एनिमल सोर्स भी है। तो प्लांट सोर्स में यहाँ पे कॉटन और जूट है। और कॉटन को आप किस तरीके से उसके बॉल से सेपरेट करेंगे, तो एक मशीन होती है, इस मशीन में यहाँ पे गिनिंग हम करते हैं। तो बेसिकली गिनिंग जो प्रोसेस है ये मशीन से किया जाता है, जिसमें आप कॉटन बॉल को उसकी सीड से यहाँ पे अलग करके आप कॉटन जो है वो रेडी करते हो। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि हम जब कॉटन में, यानी कि जो प्राकृतिक आपके रेसे हैं कॉटन में, आप किस तरीके से उसे यहाँ पे यूज करोगे। तो इसमें आप गिनिंग प्रोसेस के थ्रू इसके सीड से इसको सेपरेट करते हो। और अगर हम एनिमल की बात करें तो वूल यानी कि ऊन जो है वो आपका किस तरीके से तैयार होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी भी भेड़ में से ऊन आप किस तरीके से तैयार करोगे, इसका पूरा स्टेप है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊन की कटाई करेंगे, मतलब उसे काट के हम अलग करेंगे, जिसको आप शेयरिंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, उस ऊन को यहाँ पे साफ करेंगे, उसको क्लीन करने का काम, जिसे आप शॉरिंग के नाम से जानते हो, जिसे आप अभी मार्जिन भी बोलते हो। अब आपने क्या किया, सबसे पहले भेड़ में से जो काट के आराम से उसमें से ऊन जो है वो अलग कर दिया। उसके बाद उसे साफ करोगे, क्योंकि बिना साफ करे हम इस प्रोसेस को शुरू नहीं कर सकते। इसके बाद आप करोगे शॉर्टिंग यानी कि छटाई, जो बेसिकली जो आपको ऊन बनाने लायक जो होंगे उनको अलग करोगे, जो थोड़ा बहुत अलग, जो ऐसा मटेरियल जो आप यूज नहीं कर सकते उनको आप अलग करोगे। फिर आपने छटाई करके आपने तैयार कर लिया कि हमें इससे क्या करना है, इससे वूल तैयार करना है। तो आप उसके बाद रंगाई करोगे, रंगाई यहाँ पर भी की जाती है, यहाँ पर भी की जाती है। डाइंग करने के बाद आप क्या करोगे, अब देखिए वो धागे आपके तैयार हो चुके हैं। आपने देखा होगा, आप मार्केट में भी जब ऊन खरीदने जाते हो तो वो पूरा का पूरा छल्ले में आता है, पूरा गुच्छा आता है। तो यहाँ पर उसको लपेट कर यहाँ पे धागा तैयार करने का काम किया जाता है, रोल किया जाता है यान में। यानी कि यहाँ पर छोटे छोटे फाइबर थे, फाइबर से फिर यहाँ पर भी यान तक पहुंच गए हैं। अब यान बनाने के बाद आप क्या करोगे, उसे वेविंग शुरू कर दोगे, यानी कि बुनाई शुरू कर दोगे, जिससे आपके स्वेटर वगैरह तैयार हो जाती हैं। तो इस तरीके से फाइबर टू फैब्रिक करके जो चैप्टर है उसमें आपके कुछ नेचुरल सोर्स और कुछ
आपके नेचुरल सोर्स के अंदर कुछ आपके प्लांट सोर्स और कुछ आपके एनिमल सोर्स से इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने कहा कि हमारे आसपास जो फैब्रिक पाया जाता है वो आपका नेचुरल भी होता है, सिंथेटिक भी हो सकता है। तो सिंथेटिक यानी कि प्राकृतिक रेशे की बात करें तो देखिए ऐसे रेशे जो कि मानव द्वारा यहाँ पे निर्मित होते हैं। तो ये आपके मानव बनाते हैं, ह्यूमन बनाते हैं, हम लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। अब ये जो रेशे हैं इनमें जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको आपका क्या बोला जाता है? तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिखा है कि जो सेल्यूलोज है इसके अंदर जो सबसे छोटा यूनिट है उसको आप क्या कहोगे? उसको आप कॉटन के नाम से जानते हो। कॉटन का हम पॉलीमराइजेशन करेंगे यानी कि इसके छोटे छोटे यूनिट्स को हम जोड़ेंगे तो आपका क्या तैयार होगा? यहाँ पे सेल्यूलोज तैयार होगा। तो देखिए मोनोमर छोटे छोटे यूनिट्स को जब हम जोड़ते हैं तो क्या तैयार होता है हमारे पास? यहाँ पर पॉलीमर तैयार होता है और इस प्रोसेस को आप पॉलीमराइजेशन के नाम से जानते हो। तो ये पता होना चाहिए आपके एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पे सेल्यूलोज का पॉलीमर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो कॉटन है, जो आपका कॉटन होता है वो सेल्यूलोज का ही पॉलीमर है, यानी कि कॉटन के छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़कर यहाँ पे क्या बनाया गया? सेल्यूलोज बनाया गया। अब क्योंकि हम यहाँ पे अब सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो सिंथेटिक फाइबर में सबसे पहला जो आपको पढ़ना है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। इवन अभी जो केवीएस का एग्जाम था, क्योंकि ये क्लास 8th के एनसीईआरटी में आ जाता है तो आपको DSSB में भी मदद करेगा, केवीएस में भी मदद करेगा। अगर आप जनरल साइंस के लिए तैयार करें तो उसमें भी आपको मदद करेगा। तो देखिए रायॉन जो है सबसे पहला आपका सिंथेटिक फाइबर है जो आपको पढ़ना है, जो कि एक आर्टिफिशियल सिल्क कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज, जो एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, इसमें एक एग्जांपल यहाँ पे सिल्क भी हो जाता है। अब क्योंकि जो एक्चुअल में एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, ये जो सिल्क होता है काफी महंगा होता है और इसकी जगह पर हम लोगों ने यहाँ पे ह्यूमन मेड क्या किया? रायॉन यहाँ पे तैयार किया, जिसको आप आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हो। इसकी प्रॉपर्टी सिल्क से रिजेंबल करती है, पर क्योंकि ये नेचुरल सोर्स से बनता है तो ये महंगा होता है, बनने में टाइम लगता है। बट ये जो है आपका रायॉन, ये जल्दी भी बनता है और आपका यहाँ पे सस्ता भी होता है, पर प्रॉपर्टी उसकी सारी सिल्क से रिजेंबल करते हैं, इसीलिए हम इसे आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे हम कृत्रिम रेशम के नाम से जानते हैं। ये केमिकल ट्रीटमेंट से आपका बनता है, किसके? वुड पल्प से। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि किसके केमिकल ट्रीटमेंट से बनता है? वुड पल्प से। यानी कि बनता तो ये सिंथेटिक फाइबर से ही है, बट ये होता खुद कैसा है? बनता तो ये यहाँ पे नेचुरल फाइबर से ही है, बट नेचुरल मटेरियल से ही है, बट होता ये सिंथेटिक फाइबर है। अब इसके अलावा जब आप रायॉन में यहाँ पे क्या करोगे? रायॉन में यहाँ पे कॉटन को मिक्स करोगे तो यहाँ पर आपकी बेडशीट्स जो हैं वो आपकी तैयार होती हैं। इसके अलावा अगर आप रायॉन में वूल को मिक्स करोगे, यानी कि ऊन को आप इसमें डालोगे, तो यहाँ पर आप कारपेट तैयार कर सकते हो। तो ये आपको इंफॉर्मेशन यहाँ तक हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अभी मैंने आप लोगों के साथ सिंथेटिक फाइबर यानी कि संश्लेषित रेशा ये टॉपिक शुरू किया है, जिसमें हमने एक यानी कि रायॉन को पढ़ा, अभी नायलॉन है, इसके अलावा और भी हैं जो पॉलीएक्राइलिक है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो चलिए आगे के सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और आगे के सेशंस को कवर करते हुए आप लोग यहाँ पर जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आप खुद भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के देख सकते हैं। इसके बाद आपको काफी ज्यादा एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि आप लोगों का कंटेंट बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है। तो चलिए आगे का कंटेंट हम कवर करें। अब हम संश्लेषित रेशा यानी कि सिंथेटिक फाइबर को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और दूसरा सिंथेटिक फाइबर जो है ये डिस्कस करेंगे, जो कि है नायलॉन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर आपका माना जाता है, यानी कि पहला ऐसा मानव निर्मित रेशा जो कि पूरी तरीके से ये सिंथेटिक तरीके से बना हुआ है। और इसकी प्रॉपर्टी में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये आपको पता होनी चाहिए कि आपके जितने भी सिंथेटिक फाइबर इस पर मेंशन किए गए हैं, इसके अंदर इसका ईयर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 1931 में ये तैयार हुआ था। इसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, प्रबल है, इलास्टिक है यानी कि लचीला है। साथ ही साथ ये किस चीज में यूज होता है? ये आपका पैरासूट बनाने में, इसके अलावा रॉक क्लाइंबिंग में, यानी कि इसकी रस्सियां जो है काफी मजबूत बनती है, इसी वजह से इन चीजों में इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा अगला सिंथेटिक फाइबर यहाँ पे पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर में ये जो एस्टर होता है, एस्टर क्या है? एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है जो कि परफ्यूम्स वगैरह बनाने में भी काम आता है।
अब एस्टर की कई सारी यूनिट को जोड़ के हमारा पॉलिएस्टर तैयार होता है। अब ये जो पॉलिएस्टर है, ये इसकी खास बात क्या है कि इसमें झुर्रियाँ नहीं पड़ती, यानी कि कुछ ऐसे कपड़े जिनको आपको प्रेस करने की नीड नहीं होती वो आपके पॉलिएस्टर से बने होते हैं, पॉलिएस्टर उसके अंदर होता है। और अगर हम पॉलिएस्टर के टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे है टाइलीन और पीईटी। टाइलीन की खास बात क्या है कि ये आपके थिन फाइबर की फॉर्म में भी यूज होते हैं जैसे कि बाकी फाइबर्स यूज होते हैं और काफी पॉपुलर पॉलिएस्टर है। इसके अलावा दूसरा है पीईटी यानी कि पॉलीइथाइलिन टेट्रापिथलेट, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको कई जगह पे यूज किया जाता है जैसे कि बॉटल्स बनाने में, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन बनाने में, फिल्म्स बनाने में। इसके यूजेस आपको पता होने चाहिए। और लास्ट जो अगला सिंथेटिक फाइबर है वो है एक्राइलिक। एक्राइलिक जो है किससे रिजेम्बलेंस रखता है, ये वूल से यानी कि ऊन से रिजेम्बलेंस रखता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। तो अभी मैंने आपके साथ जितने सिंथेटिक फाइबर आपकी बुक में मेंशन किए गए हैं वो सभी यहाँ पे डिस्कस किया। अब जब आप क्लास 8th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इस चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के बारे में भी हम यहाँ पे देखते हैं। प्लास्टिक में अगर आप देखेंगे तो देखिए प्लास्टिक की कुछ प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्लास्टिक जो होते हैं काफ़ी लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, ईजिली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते यानी कि ये आपके अभिक्रियाशील जो है वो नहीं दिखाते। इसके अलावा ये कुचालक होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए प्लास्टिक जो है वो दो अलग अलग टाइप में पाए जाते हैं। एक यहाँ पर इस तरीके से लीनियर फॉर्म में ये पाए जाते हैं जो कि आपके रेखीय कहलाते हैं, और दूसरा अगर ये लीनियर जो पॉलीमर हैं, ये जो लीनियर प्लास्टिक है बेसिकली, ये अगर आपके इस तरीके से एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक कर लें तो यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, इनको हम क्रॉस लिंक पॉलीमर के नाम से जानते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जो आपको अभी कवर करना है वो है कि प्लास्टिक दो तरीके के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसके अंदर क्या होता है कि आप हीट करके उसका जो शेप होता है, उसकी जो आकृति होती है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बदल सकते हैं। बार बार आप हीट करोगे तो इसका शेप जो है वो चेंज होता रहेगा। और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सेटिंग मतलब जो चीज सेट हो गई तो सेट हो गई, यानी कि इसको हीट करके हम इसे मोल्ड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, इसे हीट करके हम मोल्ड नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से आने चाहिए। ये जो थर्मोप्लास्टिक है इसके एग्जाम्पल में यहाँ पे आ जाएगा पॉलीथीन, जिसमें इथीन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 के कई सारे यूनिट जोड़ के पॉलीथीन नाम का तैयार होता है। अगला है PVC, जिसको आप पॉलीविनाइल क्लोराइड के नाम से जानते हो, जिसको आप इलेक्ट्रिकल स्विचेस में भी यूज करते हो। इसके साथ साथ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है, इसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका यहाँ पे बैकेलाइट, ये है आपका बैकेलाइट। इसके अलावा दूसरा है मेलामाइन, तो ये आपको याद होना चाहिए। बैकेलाइट जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस होता है, इसी वजह से इससे इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह बनाए जाते हैं। और मेलामाइन जो होता है हीट रेजिस्टेंस होते हैं। तो बेसिकली ये किचन में आपका यूज किया जाता है, किचन वेयर्स में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होते हुए हम लोगों को 5 आवर्स के बारे में भी बता रखा। अब ये 5 आवर्स क्या है कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो हमें अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करने चाहिए, ताकि इन सब चीज़ों का, जैसे कि जो रिसोर्सेस हमारे आसपास है, उसको हम ईजिली और अच्छी तरीके से इफेक्टिव यूज करें। सबसे पहले आ जाता है आपका रीयूज। वैसे तो कोई से भी आगे पीछे पढ़ सकते हैं, रीयूज हो गया। इसके अलावा रिसाइकिल आप चीज़ों का कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं, मना कि अब हम इसे यूज नहीं करेंगे, हमें जरूरत नहीं है। तो फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे रिकवर। हमने यहाँ पे कर लिया रीयूज, रिफ्यूज, रिकवर, रिसाइकिल, और यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा रिकवर, रिड्यूस। तो ये 5 आपके आर प्रिंसिपल हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगी कि यहाँ तक का सेशन आपको यहाँ पे पसंद आया होगा। और इसके आगे वाला कंटेंट अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। और इन सभी सेशंस को आप डेडिकेटली अगर देखते हैं तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़नी होगी। इन सेशंस के बाद आप प्रीवियस ईयर सेशंस यहाँ पे लगा सकते हैं, जिसके बाद आपकी कंप्लीट तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। पर अभी ये साइंस का मैराथन कंप्लीट नहीं हुआ, ये आपका पार्ट 1 है। इस तरीके के 2 और पार्ट
है ये वीडियो, चाहे आप आज की डेट में देखें, चाहे आप 6 महीने बाद देखें, चाहे आप 1 साल बाद देखें, इसके बाकी 2 पार्ट्स आप जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में जैसे ही वो वीडियोस अपलोड होंगी मैं उनकी लिंक भी लगा दूंगी। अभी तो खैर पार्ट 1 आया है, पार्ट 2 पार्ट 3 की लिंक आप लोगों को मिल जाएगी। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप विजिट कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मल सीटैट साइंस पेपर 2 सर्च करेंगे तो भी आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। अब चलिए आगे के कंटेंट को हम डिस्कस करते हैं ताकि ये सेशन यहाँ पे कंबाइन हो। अब हम इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और अब मैं आपके साथ यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसको डिस्कस करूंगी। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं मेटल्स यानी कि धातुओं की बात करूं तो पहले आप लोगों को इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी और उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को यहाँ पे समझना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम किसी भी मेटल की बात करें, जैसे कि एक मेटल मैंने ले लिया सोडियम का, तो देखिए सोडियम की अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे होता है 11। तो 11 एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो क्या आएगा, 281 आएगा। तो देखिए अगर इस सोडियम के मेटल को यहाँ पर स्टेबल होना है तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम एक यहाँ पे कंक्लूजन रखते हैं कि मेटल्स वो होते हैं, धातु वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूज करते हैं और अपने ऊपर क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं। तो सबसे पहले हमें मेटल्स के बारे में, धातुओं के बारे में क्या पता चला कि जो धातु होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, साथ ही साथ इनके अंदर तन्यता होती है, यानी कि ये डक्टाइल होते हैं, इनको हम बड़ी से बड़ी तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सेप्शन भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, एक्सेप्ट जिंक, जिंक में तन्यता जो है थोड़ी कम देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम मेलिएबल प्रॉपर्टी की बात करें, मेलिएबल शब्द का मतलब है जिसको हम यहाँ पे शीट में बदल सकें, जिसको हम शीट में बदल सकें, जैसे कि एल्यूमिनियम का फॉइल पेपर हम घर में यूज करते हैं, कॉपर का यहाँ पे, इसके अलावा आप लोग देखोगे सिल्वर के आप लोगों की कोटिंग देखने को मिलती है मिठाई के ऊपर। तो यहाँ पर मेटल के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं मेलिएबल। साथ ही साथ मोस्टली जो मेटल होते हैं, जो धातु होते हैं, वो कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं। अब इसमें भी आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, मरकरी जिसका सिंबल क्या होता है, Hg। ये क्या है, ये एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये किस तरीके से होता है, ये द्रव्य तरीके से होता है, यानी कि लिक्विड स्टेट में होता है। इसके अलावा अगली अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो अगली प्रॉपर्टी यहाँ पे सोनरस, यानी कि ये जो मेटल होते हैं अगर इसे हम किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट करेंगे तो इससे रिंगिंग साउंड जो है प्रोड्यूस होगा। जो आपके डोरबेल हो गया, जो हम लोगों के फोन के अंदर रिंग्स होती हैं, वो किसकी वजह से होती हैं, वो मेटल्स की वजह से होती हैं। इसके अलावा मेटल की अगली प्रॉपर्टी ये होती है कि मेटल्स जो होते हैं ये शाइन करते हैं, यानी कि लश्यर प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हमें बता रखा है कि मोस्टली मेटल क्या होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे हाई देखने को मिलती है, क्योंकि सॉलिड होते हैं, उनको ब्रेक करने में जो है यहाँ पे काफी मेहनत करनी पड़ती है। बट इसमें भी आपके यहाँ पे एक्सेप्शन है, गैलियम और सीजियम, यानी कि Ga और Cs जिसका सिंबल है गैलियम और सीजियम, दो ऐसे मेटल है जो कि हमारे हाथों की हथेली पे, यानी कि हमारे पाम में भी क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि सॉफ्ट मेटल कौन सा है। सॉफ्ट मेटल के एग्जाम्पल में यहाँ पे आ जाएगा सोडियम। ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसे हम चाकू से भी काट सकते हैं और इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि इस मेटल को, यानी कि सोडियम के मेटल को हम किसके अंदर रखते हैं, केरोसिन बॉटल के अंदर रखते हैं, क्योंकि अगर ये एयर के कांटेक्ट में आएगा तो जल्दी ही आग पकड़ लेता है। तो हमें कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे पता चली मेटल्स के बारे में। और मेटल्स जो होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये बेसिकली हमने अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है मेटल्स की वो डिस्कस की। इसके अलावा अधातु यानी कि नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं। अब अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो इसमें आपका एग्जाम्पल में आ जाएगा ऑक्सीजन। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है तो आप कहेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो देखिए इसका हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 6। तो देखिए इस हिसाब से यहाँ पे अगर हम आउटरमोस्ट शेल को देखें तो इसमें क्या होगा कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसके ऊपर 2 माइनस का चार्ज आ जाता है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन ये गेन करते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, एक नॉन मेटल है। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी जो है मेटल से बिल्कुल अपोजिट होती है। जैसे कि ये नॉन डक्टाइल होता है, इसको आप वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या आपके नॉन मेलिएबल होते हैं, इसको आप शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते।
इसमें से रिंगिंग साउंड नहीं आती है। साथ ही साथ इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। ग्रेफाइट जो है एक नॉन मेटल होते हुए भी क्या है, एक गुड कंडक्टर ये कहलाता है, यानी कि यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे सुचालक माना जाता है, कुचालक नहीं है। इसके अलावा डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट चीज है जो कि आपकी एक नॉन मेटल है, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो ज्यादा हार्ड नहीं होते। इसके अलावा आयोडीन की अगर हम बात करें, आयोडीन जो है लश्यर प्रॉपर्टी यहाँ पे शो करता है, यानी कि शाइन करता है। और जैसे मेटल के अंदर मरकरी था जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वैसे नॉन मेटल में जो कि ब्रोमीन है जिसका सिंबल Br होता है, ये आपको लिक्विड स्टेज में यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ मेटल और नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे डिस्कस किया। इसके अलावा आपके एग्जाम में कई बार जो मैच द फॉलोइंग करके इनके यूजेस यहाँ पे पूछ लेते हैं, जैसे कि जिंक एक मेटल है। यहाँ पे जिंक को हम किस लिए यूज करते हैं, जिंक को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम जब करनी होती है तब हम इसका यूज करते हैं, तो जिंक को इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज किया जाता है। मरकरी को थर्मामीटर में यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर हमारी बॉडी का यहाँ पे मापा जाता है। एल्यूमिनियम फॉइल जो है ये फूड को यहाँ पे क्या करता है, रैप करने के लिए हम यूज करते हैं। गोल्ड का हम क्या करते हैं, ज्वेलरी यानी कि ऑर्नामेंट जो है हम इससे ये बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, जैसे कि आयोडीन हो गया, तो जो हम लोगों की चोट कभी कभार लगती है तो जो वाउंड्स होते हैं उनको हील करने का ये काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो है वाटर ट्रीटमेंट में इसकी टैबलेट्स जो हैं वो आपकी ऐड की जाती है। डायमंड जो है आपको पता है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये आपकी ज्वेलरी में तो काम की जाती है। इसके अलावा ये किसी चीज को कट करने के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो कई सारे इक्विपमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट में डायमंड जो है लगा होता है ताकि इजीली शार्प तरीके से उसे काटा जा सके। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो गुड कंडक्टर है और साथ ही साथ पेंसिल की निब में आपका यूज किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक आपको यूजेस यहाँ पे पता होने चाहिए। जब आप मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ें, चाहे आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टी छोड़ दें, बट ये रिएक्टिविटी सीरीज मत छोड़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बारी आप लोगों से इन जो मेटल्स हैं इनको कंपेयर करने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर हम यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज को कंपेयर करते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं, और जितना आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये दिख रहा है, मतलब ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये आपका मोस्ट रिएक्टिव मेटल यहाँ पे कहलाएंगे। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो है वो आपको पहले पोटेशियम की, फिर सोडियम की, फिर बेरियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, इस तरीके से सीरीज यहाँ पे चलती है। और क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोल देंगे कि जिंक का जो यहाँ पे जिंक जो है वो एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो देखिए जिंक जो है एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है, तो जिंक एल्यूमिनियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, जबकि ये आयरन को रिप्लेस कर देगा। तो इस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कि जिंक जो है वो डिस्प्लेस करेगा यहाँ पे निकल को, या फिर जिंक जो है वो डिस्प्लेस करेगा एल्यूमिनियम को। बहुत क्लोज पूछा जाता है। तो आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा था कि जितना आप ये ऊपर वाली लाइन देख रहे हैं ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये यहाँ पे सही नहीं होगा। जबकि जो जिंक है वो यहाँ पे निकल को डिस्प्लेस कर पाएगा, तो ये यहाँ पे सही है। तो इस तरीके से याद रखना है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था, मैंने इस तरीके से लिखा है, हाइड्रोजन के नीचे जैसे कि कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये आपके लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में से यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये रिएक्टिविटी सीक्वेंस आपको यहाँ पे याद होगा, तो मेटल एंड नॉन मेटल के क्वेश्चंस आप इजीली यहाँ पे कर पाओगे। जब मैंने मेटल एंड नॉन मेटल का सीरीज भी लिया था तभी भी मैंने रिएक्टिविटी सीरीज से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अब चलिए इस चैप्टर का एक और पोर्शन यहाँ पे रह गया जिसमें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। अब मैं आपके साथ रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ मेटल एंड नॉन मेटल से, और जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उनसे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन बने हैं वो भी मैं साथ के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो देखिए वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम किसी भी मेटल या फिर किसी भी नॉन मेटल को ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो क्या बनेगा, इसको जरा देखते हैं। तो देखिए अगर कोई भी मेटल
या फिर कोई भी नॉन मेटल। तो देखिए दोनों के एग्जाम्पल हम साथ में यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अगर कोई भी मेटल या फिर कोई भी नॉन मेटल यहाँ पर ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तब जाके ये ऑक्साइड यहाँ पे तैयार करते हैं। और जब मेटल यहाँ पे ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो ये कैसे आपके ऑक्साइड देते हैं, ये आपके मेटालिक ऑक्साइड आपके देते हैं। ये कैसे ऑक्साइड देते हैं, ये मेटालिक ऑक्साइड आपको देते हैं। और जब नॉन मेटल इसके संपर्क में आएगा यानी कि ऑक्सीजन के, तो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड आपको देगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं। यहां से आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट से चैप्टर से रिलेट करके क्वेश्चन देते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मेटालिक ऑक्साइड होता है इसका नेचर कैसा होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है ये आपका यहाँ कैसा होता है, ये आपका एसिडिक नेचर का होता है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ये मैंने अभी आपके साथ जब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर डिस्कस किया था तभी भी इस पॉइंट को कवर किया था। अब पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, कोई एक मेटल का नाम दे देंगे और ये बोलेंगे जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर मेटल का नाम दे दिया और ये बोला कि ये ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आ रहा है, तो यहाँ पे जो है मेटालिक ऑक्साइड बन रहा है, जो कि यहाँ पर आपका क्या करेगा, कौन से लिटमस पेपर का कलर किस में चेंज करेगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेटल जब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं। और मेटालिक ऑक्साइड का नेचर अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक, यानी कि ये क्षारक नेचर का होता है। और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है ये अम्ल होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो बेस होता है वो करता क्या है, वो लिटमस पेपर का आपका यहाँ पे करेगा क्या कि वो रेड लिटमस पेपर को यहाँ पे ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। और ये क्या करेगा, एसिड क्या करेगा कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर से रिलेटेड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब मैं वाटर के साथ यहाँ पर रिएक्टिविटी इनकी दिखाती हूँ। वाटर के साथ आपका जो मेटल है वो आपका रिएक्ट करता है। और आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये मेंशन किया गया है कि नॉर्मली जो नॉन मेटल हैं वो आपका वाटर के साथ यानी कि पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जब कॉपर, एक मेटल हम ले लेते हैं, कॉपर जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संपर्क में भी आता है, तब यहाँ पे क्या बनाता है, ये CuOH का होल ट्वाइस बनाता है और CuCO3 बनाता है। अब ये होता क्या है, ये बेसिकली एक कंपाउंड आपके तैयार होते हैं जिसकी वजह से कॉपर में आपकी ग्रीन कोटिंग यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है एक तरीके से कॉपर किस तरीके से करोड होता है, किस तरीके से उस पर जंग लगता है। तो कॉपर में आपको डल ग्रीन कलर की कोटिंग मिलती है और ये जो कोटिंग है इस कॉम्बिनेशन की वजह से होती है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा कि वाटर के साथ नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे एसिड के साथ यहाँ पे किस तरीके की अभिक्रिया ये दिखाते हैं। तो एसिड जो है अम्ल के साथ यहाँ पे जो रिएक्शन है, मैंने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि जिंक एक मेटल ले लिया, अगर ये एसिड यानी कि HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ZnCl2 बनाएगा, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है। और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा जिसका टेस्ट क्या होता है आपका पॉप साउंड टेस्ट। कई बारी आपके पेपर में पूछा गया, इक्वेशन नहीं दी गई, बस ये बोला गया है कि एसिड जब आपका मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है और साउंड आपको पता होनी चाहिए, पॉप साउंड टेस्ट। और बेस के साथ आपके एनसीईआरटी में बस इतना मेंशन किया गया है कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है जब आपका नॉन मेटल के साथ या मेटल के साथ रिएक्ट करता है। तो जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए। अब अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है नंबर 4 का, वो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसको आप विस्थापन के नाम से भी जानते हैं। अब विस्थापन के अंदर होता क्या है, जैसे कि मैं एक रिएक्शन लिख रही हूँ जिंक और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक कंपाउंड जो कि कॉपर का कंपाउंड है CuSO4। तो आपको पता है कि जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसको हटा देगा और खुद यहाँ पे आ जाएगा ZnSO4 और यहाँ पे Cu जो है अलग हो जाएगा। तो बेसिकली आपको 4 अलग अलग रिएक्शन दे देते हैं और ये पूछते हैं कि इनमें से किस में डिस्प्लेसमेंट हो पाएगा, किस में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको जो रिएक्टिविटी सीरीज थी वो आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव है, किस एलिमेंट से कम रिएक्टिव है, तब आप इस तरीके के क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे Fe होता और यहाँ पर आप मान के चलिए कि यहाँ पे Fe की जगह ले लीजिए कि ये अगर मान लीजिए यहाँ पे Cu होता
कॉपर होता और यहाँ पे मैं ZnSO4 लिखती तो कॉपर कम रिएक्टिव है तो ये रिएक्शन आपका होता ही नहीं। आई होप ये जो चैप्टर मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया ये आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब चलिए आगे क्या कंटेंट हम डिस्कस करते हैं। अब बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं रह गए, उन चैप्टर्स को भी मैं आपके साथ कवर करती हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों का इस बारी जो रीसेंट पेपर हुआ था सीटैट का 20 अगस्त में उसके अंदर यहाँ पे पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है हमें दे रखा था और यहाँ पे बता रखा था कि ये जो x है ये यहाँ से x3+ बन रहा है। अब ये जो x3+ ये जो आयन है इसका हमें क्या करना है, इसका हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो है ये बताने हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो ये आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी में मिलेगा, बट क्योंकि यहाँ पर आप एटम्स के बारे में पढ़ते हो, मैटर के बारे में पढ़ते हो, तो ये टॉपिक भी हम लोगों को यहाँ पे इंक्लूड करना है, इस बार ये पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम किसी भी एटम की बात करें तो बोहर्स ने हमें एक मॉडल दिया था और उनके अकॉर्डिंग बीच में आपका न्यूक्लियस होता है और इस तरीके से अलग अलग शेल होते हैं जिसको हम KLMN शेल के नाम से जानते हैं। तो ये फर्स्ट शेल होता है आपका K शेल, अगला शेल होता है आपका L, फिर M और उसके बाद N, इस तरीके से सीक्वेंस चलता है। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल में आपके फिल होते हैं उसका फॉर्मूला होता है 2n²। तो बेसिकली एक एटम देखने में कुछ इस तरीके से लगता है जिसके कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स इन शेल में यहाँ पे फिल किए जाते हैं और एटम का ये जो न्यूक्लियस होता है इसके न्यूक्लियस के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसके अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये पाए जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हमें दे रखा था तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि हर एलिमेंट का अपना अपना एक एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम यहाँ पे Z से डिनोट करते हैं और जो एटॉमिक नंबर होता है वह नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर एक कंडीशन में होता है जब आपका कोई न्यूट्रल एटम की हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एटॉमिक नंबर तो हमेशा आपका यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, पर इलेक्ट्रॉन वाले केस में आपका कंडीशन यहाँ पे लग जाता है कि जो एलिमेंट हो, जो आपका एटम हो, बेसिकली न्यूट्रल हो। और यहाँ पे हमें एटॉमिक मास की बात की गई है। एटॉमिक मास का सिंबल होता है A जिसका फॉर्मूला होता है P+। इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट की बात करी जा रही है x3+। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है, एटॉमिक नंबर दे रखा है और अभी मैंने बताया कि एटॉमिक नंबर जो है हमेशा किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे कि एटॉमिक नंबर जो है वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। और क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है 13, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सीधा कितने आ जाएंगे 13। तो इसका आंसर आपको मिल गया, इसका आंसर कितना है 13। अब हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखिए इलेक्ट्रॉन के केस में आपको एक चीज देखनी है कि इस क्वेश्चन में जिसकी बात की जा रही है ये न्यूट्रल है या नहीं है। तो आप कहेंगे न्यूट्रल तो नहीं है। अगर x की बात की जा रही होती तो इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना होता, 13 होता, पर इस केस में 13 नहीं होगा। इस केस में आप क्या करोगे कि इसके एटॉमिक नंबर से इसका एटॉमिक नंबर कितना है 13, इसमें से ये जो चार्ज है अब देखना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। +3 का मतलब क्या होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिए, -3 लगा होता तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए। क्योंकि यहाँ पे +3 लगा है तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, तो 3 माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, यहाँ पे 10 आ गए। आपको ऐसा ऑप्शन भी दे रखा था जिसमें यहाँ पे 13 दे रखा हो, आपको उसको चूज नहीं करना। अब अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है A=P+N। ए क्या है आपका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना दे रखा है 27 दे रखा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने निकाले आपने 13 निकाले। अब यहाँ पे आपको न्यूट्रॉन निकालना है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए मैं क्या करूंगी 27 में से मैं 13 यहाँ पे माइनस कर दूंगी, तो 13 23 में अगर हम यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने इसमें 27 में से 13 माइनस करके 14 निकाल दिया। तो इस क्वेश्चन में आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आ गया 13, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया यहाँ पे 10 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि n जो है वो आपका 14 आ गया। तो बेसिक जो चीजें हमारे एग्जाम में पूछी गई है हमें उस लेवल की भी यहाँ पे तैयारी करनी है, इस वजह से मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे इंक्लूड किया। अब 2 और टॉपिक यहाँ पे रह गए जो कि हमें केमिस्ट्री के सेक्शन में कवर करने हैं और मैं उम्मीद करूंगी कि ये सेशन आपको यहाँ पे पसंद आ रहा होगा।
अब मैं आपके साथ कोल एंड पेट्रोलियम करके जो आपके एनसीईआरटी में चैप्टर दे रखा है इस चैप्टर को डिस्कस करूंगी। तो देखिए कोल एंड पेट्रोलियम इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोगों को यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन यानी कि जो नेचुरल रिसोर्स है इसके बारे में बताया गया है कि हमारे आसपास जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका एग्जॉस्टेबल जो कि आपके समाप्त हो सकते हैं, जिसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जिसके अंदर आ जाएगा कोल, आ जाएगा आपका पेट्रोलियम, आ जाएगा। इसके अलावा जो नेचुरल गैसेस हैं वो आपकी एग्जॉस्टेबल नेचर की होती हैं, जो कि आज के सेशन में आपके साथ में डिस्कस करूंगी। इसके अलावा दूसरा यहाँ पे होता है इन एग्जॉस्टेबल जो कि समाप्त नहीं हो सकते, जैसे कि विंड एनर्जी हो गया, इसके अलावा सोलर एनर्जी हो गया। ऐसी एनर्जीज जो कि आपको नेचर से एक तरीके से ऑब्टेन होती है, ये आपकी एग्जॉस्टेबल नहीं होती, यानी कि समाप्त नहीं हो सकती। तो इस क्लास में आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आप लोगों के साथ जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है इसके बारे में डिस्कस करूंगी, और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे फॉसिल फ्यूल के बारे में भी बता रखा है, जो एक ऐसा फ्यूल जो कि आपको डेड ऑर्गेनिज्म से यहाँ पे ऑब्टेन होता है, वे आपके क्या होंगे, वे आपके फ्यूल क्या कहलाएंगे, फॉसिल फ्यूल कहलाएंगे। अब फॉसिल फ्यूल के अंदर आपको कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है ये आपको मेनली यहाँ पे डिस्कस करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम कोल की बात करें तो कोल जो होता है ये काफ़ी हार्ड होता है, इसके अलावा ब्लैक होता है, इसके अलावा थिक होता है ये, और ये कहाँ यूज़ किया जाता है, ये स्टीम इंजन में, इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट में इसको यहाँ पे यूज किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि कोल बनता कैसे है, तो इस प्रोसेस को हम कार्बनीकरण यानी कि कार्बोनेशन के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर आपकी जो डेड वेजिटेशन होती है, यानी कि जो ऐसी वनस्पति जो कि काफी नीचे जमीन के अंदर धंस गई है, उनमें हाई प्रेशर लगने की वजह से आपको कोल जो है ये ऑब्टेन होके मिलता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके प्रोडक्ट से संबंधित। तो देखिए इसके 3 प्रोडक्ट हैं, एक है कोक, एक है कोल तार और एक है कोल गैस। अब ये जो कोक होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है, ये प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है आपका किसका, कार्बन का। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि यहाँ पर कोल के प्रोडक्ट्स में किन में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है कार्बन का, तो आंसर आप दोगे कोक, जो कि आपका क्या कैसा होता है, ये हार्ड होता है, और साथ ही साथ ये मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में भी यहाँ पे काम आता है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कोल तार की बात करूँ तो कोल तार जो होता है ये आपका किस स्टेट में पाया जाता है, ये आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसके अलावा जो नैप्थलीन बॉल्स आप यूज करते हो जिससे इंसेक्ट वगैरह रिपेल होते हैं, उसमें भी आपको कोल तार देखने को मिल जाएगा। और कोल तार की जगह आज के टाइम में यहाँ पे ब्यूटामीन जो है वो यूज किया जाता है, जो कि रोड को सॉफ्ट बनाने का यहाँ पे काम करता है। अगर हम यहाँ पे कोल गैस की बात करें तो देखिए कोल से जब आप कोक बनाते हो तब एक गैस रिलीज होती है जो कि होती है कोल गैस, जो कि कई सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यहाँ पे यूज होती हैं। इसके अलावा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेट्रोलियम क्या है। अब अगर हम पेट्रोलियम के बारे में देखें तो पेट्रोलियम जो है ये आपका यहाँ पे ब्लैक गोल्ड कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि ये यहाँ पे गोल्ड जितना ही कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव होता है। इसमें पेट्रो और लियम ये 2 वर्ड से आपका बना हुआ है। पेट्रो शब्द का मतलब है रॉक, और ये जो ओलियम है इसका वर्ड का मतलब है ऑयल। तो बेसिकली ये रॉक ऑयल होता है जो कि सी सरफेस, जो लिक्विड का सरफेस होता है, सी सरफेस के ऊपर आपको पेट्रोलियम जो है ये तैरता हुआ यहाँ पे आपको ऑब्टेन होता है। इसके अलावा यहाँ पे पेट्रोलियम के 2 मेन प्रोडक्ट हैं, एक है पेट्रोल और एक है डीजल। पेट्रोल जो होता है ये आपके लाइट व्हीकल्स में आपका यूज होता है, जैसे कि कार यहाँ पे ले लीजिए, और जो हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे कि ट्रक हो गया, इसमें यहाँ पे क्या यूज होता है, इसमें यहाँ पे आपको ये डीजल जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके कई सारे प्रोडक्ट हैं जो कि अभी मैं आपके साथ स्क्रीन में डिस्कस करूंगी। जैसे कि मैंने आज के सेशन के स्टार्टिंग में बोला था, यहाँ पे जब हम अभी कोल एंड पेट्रोलियम स्टार्ट कर रहे थे, कि हम लोगों को जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्स है यानी कि समाप्त होने वाले जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें आपको कोल पेट्रोलियम के साथ साथ नेचुरल गैस भी देखना है। तो नेचुरल गैस को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है, पेट्रोलियम के कुछ वेल्स हैं जो यहाँ पे बनाए गए। तो फर्स्ट ऑयल वेल जो बनाया गया वो 1859 में बनाया गया, जो कि यूएसए में बनाया गया था, और सेकेंड जो है मक्कुम में बनाया गया था, जो कि असम इंडिया में है। तो ये सेकेंड वाले की वजह से फर्स्ट वाला भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें दोनों को यहाँ पे याद रखने हैं, दोनों को एनसीईआरटी में यहाँ पे मेंशन किया गया है।
अगर अब मैं आप लोगों के साथ प्राकृतिक गैस जो कि नेचुरल गैस के नाम से जाना जाता है इस टॉपिक को डिस्कस करूं, तो देखिए ये एक ऐसी गैस होती है जिसे काफ़ी हाई प्रेशर में इसे यहाँ पे स्टोर किया जाता है। इसे यहाँ पे उच्च दाब में यहाँ पे एक तरीके से दबा के रखा जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल इसका देखूं तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे है CNG, जिसको आप कंप्रेस नेचुरल गैस के नाम से भी जानते हो। और ये जो कंप्रेस नेचुरल गैस है ये एक तरीके की किस तरीके की फ्यूल मानी जाती है, ये आपकी क्लीन फ्यूल मानी जाती है। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए, और साथ ही साथ पावर जनरेशन में भी ये काम आती है। तो इसके दो यूज आपको एनसीईआरटी में यहाँ पे बताया गए हैं कि ये जो CNG है ये क्या है, एक क्लीन फ्यूल है, साथ ही साथ पावर जनरेशन में यूज होती है। ये आपको त्रिपुरा में, इसके अलावा यहाँ पे राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कृष्णा गोदावरी, इन जगह में आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखिए आगे के सेशन में मैं आप लोगों के साथ पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसका एक फ्लो चार्ट हम लोगों को डिस्कस करना है। उसके बाद यहाँ पे एक चैप्टर है गया कंबशन एंड फ्लेम, इस चैप्टर को कवर करेंगे। उसके बाद आज का ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आप लोगों के साथ पेट्रोलियम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है और उनके यूजेस को यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो पेट्रोलियम का कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पे आ जाता है वह है आपका पेट्रोलियम गैस, जिसको आप वो भी लिक्विड फॉर्म में देखते हैं, जो कि होता है आपका LPG, जिसे आप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से भी जानते हैं। अब इसके हम यूजेस की बात करें तो ये हम लोगों के घरों में एज अ फ्यूल हम यूज़ करते हैं, साथ ही साथ इसको इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम पेट्रोलियम की बात करें, पेट्रोल की बात करें सॉरी, जो कि आपका पेट्रोलियम का ही एक प्रोडक्ट है, ये एक तरीके से यहाँ पर सॉल्वेंट में, यहाँ पे क्लीनिंग में भी यूज़ किया जाता है, सॉल्वेंट की फॉर्म में, क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग में। इसके अलावा मोटर व्हीकल में और एविएशन फ्यूल की फॉर्म में भी इसे यूज़ किया जाता है। ये इसके यूजेस आप लोगों को यहाँ पे पता होने चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम केरोसिन की बात करें तो देखिए केरोसिन को यहाँ पे फ्यूल की फॉर्म में, वो भी स्टोव में, लैंप में, और जो एयरक्राफ्ट का जेट होता है इसके अंदर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जैसे कि अभी मैंने डीजल की भी बात की थी, डीजल जो है वो हैवी मोटर व्हीकल में, और साथ ही साथ जैसे कि ट्रक हो गए, ट्रैक्टर हो गए, और इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है इसके अंदर यहाँ पे डीजल को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की बात करें तो देखिए ऐसी जगह, ऐसी मशीन जहाँ पर थोड़ा लिक्विड या फिर थोड़ा स्लिपरी नेचर रिक्वायर्ड होता है, वहाँ पे ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल को यूज़ करते हैं, जो कि ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स की अगर हम बात करें तो ये ऑइंटमेंट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कैंडल और यहाँ पे वैसलीन के अंदर भी आपको पैराफिन वैक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसको आप बिटुमीन के नाम से जानते हैं। ये जो बिटुमीन होता है ये आपको पेंट में, इसके अलावा रोड सॉफ्टनिंग में, यानी कि रोड में सर्फिसिंग करने में इसे यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कोल तार जो है पहले यूज़ होता था, अब उसकी जगह यहाँ पे बिटुमीन को यहाँ यूज़ किया जाता है। आई होप इतना कंटेंट आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब हम इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, और अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला करके जो चैप्टर है ये केमिस्ट्री का आपका चैप्टर होता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम दहन यानी कि कंबशन की कंडीशन देखें, तो अगर मुझे किसी भी चीज़ को जलाना है तो वो सब्सटेंस सबसे पहले कैसा होना चाहिए, दहनशील होना चाहिए, यानी कि वो सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, कंबस्टेबल होना चाहिए। साथ ही साथ आप जहां पर आग लगा रहे हो वहां पे आसपास हवा भी होनी चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होना चाहिए। बिना ऑक्सीजन के सप्लाई के कहीं पर आग लगाना, कहीं पे कंबशन करना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि वो जो सब्सटेंस आप देख रहे हैं उसमें आपको हीट भी देनी होगी, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर जो है आपको यहाँ पर देना होगा। जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए वो उसका इग्निशियस टेम्परेचर होता है, और हर सब्सटेंस का जो इग्निशियस टेम्परेचर होता है वह अलग अलग होता है। तो ये तीन कंडीशन आपको यहाँ पे देने होंगे, तब जाके कोई भी चीज़ यहाँ पे जल पाएगी। अब आपके चैप्टर में कंबशन कितने तरीके का होता है ये भी हमें बता रखा है।
रैपिड कंबशन जो एकदम से आग पकड़ ले, स्पॉन्टेनियस यानी कि जैसे आप स्टार्ट कर दो तो आपकी वो जो आग है वो लगातार बढ़ते चले जाए, जैसे फॉरेस्ट फायर हो गया। इसके अलावा एक्सप्लोजन की अगर मैं बात करूं तो एक्सप्लोजन जैसे कि आपके क्रैकर्स वगैरह होते हैं, तो क्रैकर में एकदम से धमाका भी यहाँ पे आपको सुनाई पड़ता है। तो ये है आपके कंबशन के टाइप। इस बार जो सीटेट का पेपर हुआ है उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारी मार्चेस होती है उसमें ऐसा क्या होता है कि वो जलने लग जाती है। आपको पता है कि मार्चेस की आप तिल्ली लेते हैं, उस डब्बे में आप एकदम से घिसते हैं और वो मार्चेस एकदम से जलने लग जाती है। तो वहां पर होता है आपका पाउडर ग्लास और जो रेड फॉस्फोरस होता है वो दोनों होता है। जब आप उस लकड़ी से यानी कि मार्चेस की तिल्ली से उस जगह को घिसते हैं तो उस जगह पर यहाँ पे क्या होता है, उस जगह पर फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से ये जो रेड फॉस्फोरस होता है ये व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट होता है। और ये क्या करता है, ये आपका उस मार्चेस की तिल्ली के इग्निशियस टेम्परेचर तक उसको पहुंचा देता है और वो मार्चेस की तिल्ली जलने लग जाती है। तो बेसिकली मैस्टिक में मार्चेस में क्या होता है, यहाँ पे पाउडर्ड ग्लास और रेड फॉस्फोरस होता है जो कि बाद में जाके आपका व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा देखिए, जब आप दहन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ज्वाला के बारे में भी पढ़ना होगा, फ्लेम के बारे में भी पढ़ना होगा। और फ्लेम के बारे में हम लोगों को प्रॉपर एक कैंडल फ्लेम बना के इस टॉपिक को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अगर मैं एक कैंडल को देखूं तो इसके अंदर जलते हुए कैंडल के ऊपर 3 तरीके की लेयर होती है। एक सबसे लास्ट वाली होती है, सबसे बाहर वाली होती है, जिसको हम आउटर जोन के नाम से जानते हैं, जिसका कंप्लीट कंबशन होता है, ये ब्लू कलर की होती है। और ये वाला जो पार्ट होता है सबसे ज्यादा हॉटेस्ट माना जाता है, सबसे ज्यादा गर्म होता है। इसी वजह से जब आपने देखा होगा कोई ब्लैक स्मिथ होता है, कोई लोहार जब किसी भी लोहे को पिघलाने की कोशिश करता है तो वो ऊपरी सतह से वो जो है धार को चलाता है। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होता है। उसके बाद आता है आपका मिडल जोन, जो कि इस तरीके से मैंने दिखा रखा है, जिसमें पार्शियल कंबशन होता है, ना ज्यादा बोलेंगे ना कम बोलेंगे। और इसका कलर कैसा होता है, येलो रंग का, यहाँ पे पीले रंग का होता है, सॉरी यहाँ पे येलो कलर का होता है, पीले रंग का। और ये जो मिड वाला पार्ट होता है ये आपका मॉडरेट, इसमें आपको हीट जो है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर मॉडरेट हॉट होता है। अगर हम लास्ट पार्ट की बात करें, सबसे अंदर वाले पार्ट की बात करें, तो इनर मोस्ट पार्ट जो होता है अनबर्न्ड वैक्स होता है, यानी कि वैक्स जो कि अभी जला नहीं है, जो कि सबसे लीस्ट हॉट होता है। ये वाला जो पार्ट होता है सबसे लीस्ट हॉट आपका माना जाता है, जो कि किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का, काले रंग का। तो बेसिकली कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होता है, कौन सा पार्ट में कंप्लीट कंबशन होता है, कौन सा में नहीं होता, इस तरीके के प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब मैंने आपके लिए यहाँ पे एक टेबल बनाया है इस चैप्टर को पूरे तरीके से समाप्त करने के लिए। और ये जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर केजी, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। कई बार न्यूमेरिकल भी दे देते हैं, न्यूमेरिकल आपको दे देते हैं, जो वैल्यू होगी एनर्जी की वो जूल में दे देंगे, आपको पहले किलो जूल में कन्वर्ट करना होगा और उसका जो वेट है वो दे देंगे। तो दोनों को डिवाइड करिएगा, क्योंकि पर का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है बस। अब देखिए यहाँ पर मैंने फ्यूल लिखे ABCD करके, और यहाँ पे उनकी कैलोरीफिक वैल्यू, यहाँ पे उनका स्टेट, यहाँ पे उनका इग्निशियस टेम्परेचर। अब इस कॉन्सेप्ट को आप पहले समझिएगा। कैलोरीफिक वैल्यू बेसिकली हमें क्या बताता है कि जो फ्यूल है वो हमें कितनी एनर्जी देगा, फ्यूल जो है वो कितनी एनर्जी हमें यहाँ पर देगा, ये हमें बताता है। और कोई भी फ्यूल हम चाहेंगे कि ज़्यादा एनर्जी दे, तो आप मुझे बताइए कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए या लो होनी चाहिए। तो आइडियली ये ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं इग्निशियस टेम्परेचर की बात करूँ तो इग्निशियस टेम्परेचर बेसिकली होता क्या है, अभी मैंने बताया था मिनिमम टेम्परेचर। इग्निशियस टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर होता है कम से कम टेम्परेचर जिस पे जल जाए, तो हम तो चाहेंगे इग्निशियस टेम्परेचर कम हो। तो दोनों कॉन्सेप्ट में मुझे इतना पता चला कि कैलोरीफिक वैल्यू मुझे हाई चाहिए और इग्निशियस टेम्परेचर मुझे कम चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम डिकोड करते हैं कि कौन सा सही है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो फ्यूल ए का यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हाई है, यानी कि ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो ये सही है। इसके अलावा सॉलिड स्टेट में देखिए, सॉलिड स्टेट में है तो उसको तोड़ने में यहाँ पे एक तरीके से उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, तो मैं चाहूँगी सॉलिड तो ना हो। इसके अलावा यहाँ पे इग्निशियस टेम्परेचर आपको क्या चाहिए, कम चाहिए ज़्यादा चाहिए, आप कहेंगे कम चाहिए, तो ये हाई है तो ये भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगले में कह रहे हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू मॉडरेट है, मतलब ज़्यादा नहीं है कम नहीं है, तो एनर्जी
आपको मॉडरेट मिल रही है, तो ये तो एक तरीके से चली जाएगा। अब ये गैस स्टेटमेंट, तो गैस स्टेट तो हम लोगों के लिए सही है, फ्यूल ट्रांसफरेबल भी है और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे इग्निशियस टेम्परेचर फिर हाई कर दिया, हमें तो लो चाहिए था, तो ये भी नहीं मानेंगे। अब अगले में है कि कैल्फी वैल्यू मॉडरेट है, ना कम ना ज़्यादा। फ्यूल क्या है, इसका स्टेट यहाँ पे क्या है, वो गैस है, ये भी सही है। अब इग्निशियस टेम्परेचर कह रहे हैं ना हाई है ना लो है, मॉडरेट है, ये भी चल जाएगा। अगले केस में देखिए यहाँ पे कैल्फी वैल्यू जो है कैलोरी मान ही लो कर दिया, भाई हमें तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो ये गलत हो गया। लिक्विड स्टेट में है, यहाँ पे चल जाएगा, बट इग्निशियस टेम्परेचर लो। अब देखिए ज़्यादा लो भी नहीं चाहिए, कम चाहिए पर बहुत ज़्यादा लो नहीं चाहिए, तो ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो फ्यूल सी है, वो आपका आइडियल फ्यूल यहाँ पे कहलाएगा। इस तरीके से मैंने कोशिश की है कि आज के सेशन में आप लोगों के साथ केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स आपके बनते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं, और मैं उम्मीद करूंगी कि अभी तक आप इस सेशन में यहाँ पे बने होंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा जो आगे की क्लासेस आएंगे उनका सभी अपडेट मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो का फीडबैक आप जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। बार बार इस टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझिए, अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। इसके अलावा आप लोगों के माइंड में डाउट होगा कि इनके क्वेश्चंस का, तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चंस इन टॉपिक के मैं लेके आऊंगी उसके लिए एक अलग से सेशन लेके आऊंगी, ताकि बहुत बल्कि सेशन ये ना बने। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।